हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप मुझे सुन पा रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। तो एक ब्रांड न्यू सीरीज टारगेट सीपीयू 2020 में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा हर एक वीडियो में। वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं होगी ताकि आपको सुनने में पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आज उसका पार्ट 1 है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम्स में आने के लिए, वो मैं करा चुका हूं अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी पर उन क्लासेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव। आई एम अ प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल 2017 एज अ टैक्स असिस्टेंट इन कस्टम्स मुंबई। CGL 2018 means score in English is 192 out of 200. I have worked for Wipro Technologies as a project engineer और SSC for sure जो कि मेरा ड्रीम भी है, मैं उसका फाउंडर भी हूँ। उसी सीरीज में आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। अगर आपको आंसर आता है तो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें या आप अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना सकते हैं। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस whose probability of coming in your upcoming examination is quite high। तो शुरू करता हूं पहले सवाल से। So which among the following writs comes into the category of the public litigation petition before high courts or supreme court? तो यहाँ पर कीवर्ड है पब्लिक लिटिगेशन पिटीशन, जिसको हम लोग PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका भी कहते हैं। तो जनहित याचिका, ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका कहते हैं। इनमें से कौन सी रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के तहत आती है? सो अब चैलेंज टू द इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल में के जो पदाधिकारी हैं उनके चुनाव के संबंध में, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अगेंस्ट, या लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, या अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब मैंने आपको बताया कि ये है पब्लिक इंटरेस्ट, तो लोगों से जुड़ी हुई या जनता जनार्दन से जुड़ी हुई टॉपिक है, तो ये कैसा टॉपिक होना चाहिए? जनरल टॉपिक, एक सामान्य विषय के खिलाफ। तो PIL किसके अगेंस्ट फाइल की मूव करी जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? जनरल टॉपिक के अगेंस्ट में। तो इसका एक और एग्जांपल देता हूं। CGL 2017 का नाम आपने सुना होगा, जिसमें एक PIL फाइल हुई थी, तो जिसके लिए भी जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि उसकी वजह से एग्जाम काफी डिले भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। सो पोस्टल वोटिंग क्या होती है, या डाक मतदान क्या होता है? तो आपको पता होगा हमारे यहाँ फोर्सेस है, लाइक इंडियन आर्मी है ना, डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, और उसके अलावा कुछ हमारे लाइक BSF, सशस्त्र सीमा बल, CRPF है ना, या CISF, या आपके जो पुलिस पर्सनल हैं जिनकी ड्यूटी लगती है ड्यूरिंग वोटिंग, वो सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं नेशन की, और सैंक्टिटी भी बचा के रखते हैं मतदान की या वोटिंग की। तो वो लोग भी वोट करते हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जहां पर सर्व कर रहे हैं वहां पर वो वोट डालें, या दूसरा ऑप्शन है कि जहां के वो नेटिव हैं, जहां के निवासी हैं, तो वहां पर वो अपना वोट डालें। तो वो जो तरीका है वोट डालने का, वो होता है पोस्टल वोटिंग के थ्रू। तो पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉक्सी वोटिंग। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रॉक्सी वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन। सरकार की स्थिरता किसमें निहित है? लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, या डायरेक्शन डेमोक्रेसी। सो आप देखोगे कि यूएस का जो पैटर्न है और एक इंडिया का पैटर्न है। दो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। आप यूएस में देखोगे वहां पर कैसे इलेक्शन होते हैं? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। और इंडिया में कैसे इलेक्शंस होते हैं? यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना प्रेसिडेंट चुन सकते हैं यूएस में, जबकि इंडिया में हमें प्राइम मिनिस्टर चुनना पड़ता है सांसदों के द्वारा। ठीक है, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे जाके अपना लीडर चुनते हैं, है ना। तो अभी जो एक नोशन है, लाइक जो इलेक्शन कैंपेन है जो मीडिया ने बनाया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, हम अभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और यूएस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो जब किसी के एक आदमी के पास सारी पावर्स है तो वहां पर स्टेबिलिटी बाय डिफॉल्ट हो ही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट या राष्ट्रपति रूप की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति के कितने महीने के भीतर वह पद भरा जाएगा? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना या 1 साल। स्टैटिक क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6 मंथ्स या 6 माह। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की पोजीशन को भरने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद इन। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य में असली कार्यकारी प्राधिकरण किसके साथ टिकी हुई है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाह या मंत्री परिषद। तो आप इसका करेक्ट आंसर चुन सकते हो। आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, जबकि ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेटेड है, ये ऑप्शन सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना लीडर चुनते हैं जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी विवेक के अनुसार अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते हैं जो कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नेंस थ्रू ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस थ्रू ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज। ट्रेड यूनियन संगठनों के माध्यम से शासन के रूप में जाना जाता है। गिल्ड सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म या लिबरलिज्म। ट्रेड यूनियन संगठनों के माध्यम से शासन के रूप में जाना जाता है। गिल्ड समाजवाद, फैबियन समाजवाद, सिंडिकलिज्म या उदारवाद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंडिकलिज्म। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि गवर्नेंस थ्रू ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज। सो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सरकार के संसदीय रूप में किसको जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये आप वोटर हो, आप किसको इलेक्ट कर रहे हो? आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हो, है ना। और ये आगे चल के अपने लीडर को या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबको पोर्टफोलियोज देते हैं। तो जब ये मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो आपको पता है ये इनडायरेक्टली कौन यहाँ पर की प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज वोटर। तो वोटर जब आपको एमपी को चुन रहा है तो वोटर की कोई भी प्रॉब्लम है कि वो एमपी से बात करेगा या अगले इलेक्शन में उसको वोट नहीं देगा अगर वो सही से काम नहीं करा, तो एमपी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको इसका भी आर्टिकल मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु तय की गई है? आपके ऑप्शन है 25 साल, 21 साल, 30 साल या 35 साल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 30 इयर्स। तो अगर आपको करेक्ट आंसर्स पता है तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप पॉज करके वीडियो को और करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करें। Now, next question. India is considered as a republic mainly because भारत को मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है क्योंकि, क्यों रिपब्लिक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। The head of the state is elected. It gained independence on 15th August 1947. It has its own written constitution. Yeah, it is having a parliamentary form of government. तो गणराज्य क्यों कहा जाता है? आप ध्यान से देखो, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है आप हिंदी से देख सकते हो। गणराज्य, गण माने लोग, ठीक है, राज्य माने शासन, तो लोगों का शासन या डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? तो आपके सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1। इट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो मैंने आपको बताया कैसे इलेक्शन होता है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना लीडर चुनते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है। या इसी तरीके से आप देख सकते हो स्टेट्स में क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आप चुनते हो और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अपना लीडर चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो वन फीचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन,
यूपीएससी या ऑफिस ऑफ सीएजी, इन सारी बॉडीज में कौन सा एक पार्ट कॉमन है वो आपको पता लगाना है। फर्स्ट वाला, दीज आर द एडवाइजरी बॉडीज, ये सलाहकार निकाय हैं। दे आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वे अतिरिक्त संवैधानिक निकाय हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, ये विधायिका द्वारा नियंत्रित होते हैं। या दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वे संवैधानिक निकाय हैं। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आपका चाहे यूपीएससी हो गया या ऑफिस ऑफ कैग हो गया या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, ये सभी के सभी संवैधानिक निकाय हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया प्लीज दबा के लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो। और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT-JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो, आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो। तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।